हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। एंड अगर आप एमसीक्यूज यानी इंडियन पॉलिटी के बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। वरना आप प्लेलिस्ट देखें, वहां पे आपको करंट की प्लेलिस्ट हर मंथ की मिल जाएगी एंड अदर सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी है, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं क्वेश्चंस कितने हैं। टॉप हम 20 एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा एंड अगली वीडियो में हम पार्ट सेकेंड करेंगे, उसमें भी हम 20 एमसीक्यूज करेंगे। तो आप इन एमसीक्यूज को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिकॉज ये एमसीक्यूज वही एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में रिपीट हमेशा होती है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी जो संसदीय प्रणाली है उसे कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश के संविधान से जो है वो संसदीय प्रणाली ली गई है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे संविधान के स्रोत हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और इसको याद करने के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो लिंक आप खोलेंगे एमसीक्यूज में वहीं आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है, भारतीय संसद के अपर हाउस बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको लिखा आएगा उच्च सदन, दोनों ध्यान रखना है। भारतीय संसद के अपर हाउस या फिर उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बोलते हैं ये भी मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यानी राज्यसभा जो है वो कभी भी पूर्ण विघटित नहीं होती। कभी ये पूर्ण खाली नहीं हो सकती है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा पूर्ण खाली हो सकती है। तो इसलिए हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा का भी ध्यान रखते हैं। लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है। तो आप दोनों ध्यान रखें, राज्यसभा उच्च सदन एंड लोकसभा निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या है। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। यानी एक साल में संसद के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने सत्र होने चाहिए, या फिर अगर 2 सत्र हैं तो उनके बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर है 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 85 का 1 आर्टिकल, उसके अनुसार ये बोला गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और जो आने वाला सत्र है उसकी पहली बैठक, इनके बीच में अधिक से अधिक सिर्फ 6 माह का अंतराल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में कितने बार सत्र बुलाए जाने चाहिए, 2 बार। यानी 6 महीने से ज़्यादा का अंतर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक साल में 2 सत्र बुलाना जो है वो आवश्यक होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संसद के एक साल में कितने सत्र हो सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं 2, और मैक्सिमम कितने सत्र का अंतराल होता है, तो आप लगा के आएंगे 6 महीने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है हर 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला कि राज्यसभा को एक तो बोला जाता है उच्च सदन, और दूसरा राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, यानी इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आर्टिकल 83 के फर्स्ट के अनुसार ये बोला गया है कि राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। उसके सदस्य जो होते हैं लगभग उसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर रिटायर होते हैं, और नए सदस्य जो हैं वो उनकी नए सदस्य हैं वो अपने कार्य पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि कभी भी राज्यसभा खाली नहीं होती है, लेकिन लोकसभा हो सकती है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। तो ये आपको क्वालिटी ध्यान रखनी है राज्यसभा की, कभी भाग नहीं कर सकते, उच्च सदन कहलाता है, और इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं।
क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए उसमें से जो अस्थायी सदन है वो आप बतानी है। तो देखिए राज्यसभा और विधानसभा तो नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी होता है, हमें तो यहाँ अस्थायी बताना है। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा तो हमारे पास स्थायी नहीं होता, लेकिन विधान परिषद हमारे पास स्थायी होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, राज्यसभा और विधानसभा नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों सदन ऐसे हैं जो दोनों के दोनों कैसे हैं, अस्थायी हैं। देखिए केंद्र स्तर पर 3 होते हैं अंग, अगर हम बात करें, पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। ये होते हैं केंद्र स्तर पर, ठीक है, जिसमें से जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। लेकिन अगर राज्य स्तर पर बात करें, जो राज्य स्तर पर क्या कौन कौन से होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद और उसके बाद तीसरा होता है राज्यपाल। तो ये होते हैं राज्य स्तर पर। तो इनमें से अगर हम बात करें तो जो विधानसभा है ये स्थायी सदन होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, उसी तरीके से विधानसभा होती है। और जो विधान परिषद है ये अस्थायी सदन कहलाया जाता है। और हमारे पास जो राज्यपाल हैं ये हमारे तीसरे इसके अंग होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से 2 अस्थायी सदन हैं, उनके नाम बताइए। तो देखिए जो लोकसभा है और जो विधानसभा है ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। एक मिनट, शायद मैंने गलती से कुछ बोल दिया। जो विधानसभा होता है ये राज्यसभा जैसा नहीं होता, लोकसभा जैसा होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करना। जो विधान परिषद है वो राज्यसभा जैसा बिहेव करता है, इसलिए दोनों को इस तरीके से रिलेट कर दे, विधान परिषद एंड राज्यसभा। तो दोनों कैसे सदन हो गए, स्थायी। विधानसभा और लोकसभा दोनों कैसे हो गए, जिनके लास्ट में सभा सभा आ रहा है, वो दोनों कैसे हैं, भाई भाई हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे सदन होते हैं, अस्थायी सदन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे लोकसभा की बात पूछ ली कि भाई लोकसभा में कितनी होती है, तो लोकसभा का भी अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लोकसभा में 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। दोनों का आपको ध्यान रखना है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भाई जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि जिसमें 6 महीने का अंतराल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों जो सत्र है उसको बुलाने का, सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा का सभापति नहीं, संसद का वरिष्ठ नागरिक नहीं, भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। ध्यान रखना, जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन जो सत्र बुलाने का काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो ये ध्यान रखना दोनों में कि अगर बुलाना है तो राष्ट्रपति सत्र बुलाएंगे और अगर अध्यक्षता करेंगे तो कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी जो लोकसभा स्पीकर हैं वो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेंगे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यहाँ पे 3 समिति का नाम लिखा है, लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समिति। इन तीनों में से बताना है कि जो संसद की वित्तीय समितियां हैं वो इन तीनों में से कौन सी है। तो इसका आंसर जो है वो लास्ट है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहली, दूसरी और तीसरी, यानी लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम, तीनों ही समितियां जो है वो संसद की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय का मतलब है जो सरकार का जो बजट बनता है या जितने भी खर्च हैं या फिर जो निर्माण कार्यों पे खर्च किया जा रहा है, उन सब के छानबीन का काम करती है तीनों समितियां। तो ये तीनों समितियां वित्तीय समितियां कहलाई जाती है, इसलिए ध्यान रखना। अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी वित्तीय समिति है, और एक नाम लिख के 3 अलग दे देंगे, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 9th क्वेश्चन देखें आगे क्या है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जो अभी हमने पढ़ी कि जो लोक लेखा समिति है वो वित्तीय समिति है,
तो इसका जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो देखिए, जो संसद की लोक लेखा समिति है उनके अध्यक्ष जो बनते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और संसद के लोक लेखा समिति का जो गठन है वो हर एक वर्ष किया जाता है। इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है टोटल सदस्य, जिसमें से 7 सदस्य तो होते हैं राज्यसभा के और जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो ये ऐसे भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं। और समिति के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो ये ऐसे सारी बातें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन होता कौन है समिति का अध्यक्ष? तो ये होते हैं विपक्षी दल का नेता। जो लोकसभा होती है, देखिए उसमें विपक्षी दल कौन होता है? एक दल ऐसा होता है जो एक तरीके जिसके वोट ज़्यादा होते हैं, जिसमें हम उस जिसके दल के वोट ज़्यादा होते हैं उसके दल का जो मेन नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन जो विपक्षी दल होता है, यानी जो दूसरे नंबर पर रहता है दल, जिसके वोट उनसे कम होते हैं, उसे बोला जाता है विपक्षी का दल। तो विपक्षी दल का जो नेता होता है उसे ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि वो हिसाब से सब चीज़ रखता है। क्योंकि जो बजट बना रही है भाई, दूसरी जो पार्टी है वो क्या बजट बना रही है, क्या कार्य है उसके, पूरा छानबीन करने का काम तो विपक्ष वाला ही अच्छे से करेगा। अगर उसी पार्टी का बना दिया जाएगा तो फिर वो अपनी पार्टी की बात तो सारी छुपा लेगा। इसलिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्षी दल के नेता को। अगला क्वेश्चन है 11th, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? यानी नागरिकता के लिए जो जो शर्तें बनाई जाएंगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो जब नागरिकता से संबंधित कानून पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि भारत के संविधान में सिर्फ संसद को ये अधिकार होता है कि वो नागरिकता से प्राप्त संबंधित कानूनों को बना सकती है। और जो भी उसे मतलब अगर उसमें ऐड करना है तो वो सारे काम कौन करेगा? संसद करेगी। और आर्टिकल है ये आर्टिकल 11 में दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यानी अगर मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है तो इसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी जाएगी? तो ये भी कौन करेगा? संसद ही करेगा। यानी मान लीजिए अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या फिर किसी राज्य का विभाजन करके दो अलग अलग राज्य बनाने हैं या किसी राज्य का नाम चेंज करना है, तो ये सारे काम कौन कर सकता है? संसद ही करेगा। जब तक संसद अनुमति नहीं देगी, उसके द्वारा जो बिल है वो पास नहीं होगा, तब तक इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और इसका जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल 2 में दिया गया है कि नए राज्य की स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो आर्टिकल 75 का 3rd आर्टिकल है उसके अनुसार बोला गया है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भाई परामर्श देते हैं कि आप मुझे इन मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, तो उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य है प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए। तो इसलिए जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद में शामिल हैं। भाई संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा होता है। तो संसद में कौन कौन शामिल हैं आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। इसे आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संसद 3 अंग से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 15 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है?
तो भारत में कानून बनाता है तो संसद तो बनाता ही है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी चाहिए। तो जो संसद के तीनों अंग हैं वो मिलकर ही कानून का निर्माण करती है। तो इसलिए इसका आंसर है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलके भारत में कानून को बनाते हैं। 16 क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। जब समापन जो वर्ड है वो संसदीय प्रणाली में क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है संसद के सत्र का अंत। जो 2 सत्र बुलाए जाते हैं जब उनका समापन होता है तो उसका अर्थ है कि वो सत्र जो है वो खत्म हो गया है। तो समापन का याद रखना अर्थ क्या होता है, संसद के सत्र का अंत, और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 2 सत्र बुलाए जाते हैं। सत्र की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, और सत्र को बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। ये सारी बातें याद रखनी है। 17 क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। यानी ये कौन तय करता है कि जो संसद में रखे जाने वाला कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करेगा। तो ये तय किया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि भाई लोकसभा में आया है तो हर काम प्रधानमंत्री ही करेंगे, ऐसा नहीं है। जो विधेयक है वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा ये तय करने का काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो उनका ही जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो केंद्रीय विधानमंडल के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1925 में बने थे ये। मतलब उस टाइम क्या टाइम था, वर्ष कौन सा था जब ये बने थे, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, स्वतंत्रता के उपरांत लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाएगा जीवी मावलंकर, शॉर्ट में लिखा आता है। जीवी का मतलब होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्रता के बाद ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। इनका जो कार्यकाल था, ये बने कब थे, 15 मई 1952 से लेकर इनका कार्यकाल चला था 1956 तक। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये कब बने थे, 1952 में बने थे, स्वतंत्रता के बाद। नाम क्या था, गणेश वासुदेव मावलंकर। देखते हैं आज का जो पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है बट कोई नहीं, आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई संसद के 2 सत्र हैं तो उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 2 बुलाए जाते हैं। कब बुलाए जाते हैं, देखिए एक बुलाया, जैसे अगर माने, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना। अगर अधिवेशन बोला गया कि भाई संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार है, 2 बार बुलाना जरूरी है। अधिवेशन होती है 3, एक तो होता है फरवरी से मार्च तक जिसे हम बजट अधिवेशन बोलते हैं। दूसरा होता है जुलाई से लेके सितंबर तक जिसे ग्रीष्मकालीन अधिवेशन बोला जाता है। उसके बाद होता है नवंबर से दिसंबर जिसे शीतकालीन अधिवेशन बोला जाता है। तो जो बजट अधिवेशन है वो 2 अधिवेशनों में विभाजित किया जाता है। तो किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन का होना आवश्यक होता है, या तो बजट और ग्रीष्मकालीन हो जाए या ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन हो जाए। तो 2 अधिवेशन का होना आवश्यक होता है और दोनों अधिवेशन के बीच में 6 महीने का अंतर तो होना ही चाहिए। तो आज जो हमने संसद के क्वेश्चन करे 20 क्वेश्चन, पार्ट फर्स्ट था। अभी और क्वेश्चन है इसके, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जैसे आज आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी, नेक्स्ट पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।